नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूसीसी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, हमने अपने दावा पूरा किया, ऐसा करने वाला पहला प्रदेश बना। जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति फैसले को चुनौती। पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम पर भी सवाल। नए साल में प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर सभी की परीक्षा। खिलाड़ियों के साथ ही विभाग और खेल संघों को भी परीक्षा। रसोई में गैस की झंझट खत्म करेगा सूर्यनुतम। इंडियन ऑयल कंपनी ने तैयार किया है खास चूल्हा। राज्य में बाघों की मौत में करीब 62% आई कमी। पिछले साल थी 21, इस साल अभी तक 8 मौतें दर्ज। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी ने भी ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की धामी सरकार की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के एक के बाद एक कई फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इसी कड़ी में धामी सरकार की ओर से जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट में निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम होने को भी चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम होने को चुनौती देती हुई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम होने को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की गई है। आपको बता दें कि किच्छा निवासी नईमुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के नगर पालिका एक्ट संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि 2003 के बाद जिसके 3 बच्चे होंगे उन्हें नगर पालिका का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, जबकि पंचायतों में 27 सितंबर 2019 के बाद 3 बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अब तक वे ग्रामीण इलाके में आते थे और चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सरकार ने अब उनके ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका में जोड़ दिया है, जिससे वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करना उनके साथ अन्याय है। सरकार के इस अधिनियम पर रोक लगाई जाए। ये था कि जो नगर निकायों में अर्हता है किसी उम्मीदवार के लिए, वो ये है कि उसका 2002 में जब संशोधन किया गया था अर्हता में, तो उसके 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए वर्ष 2003 की कट ऑफ डेट के बाद। जबकि पंचायतों में यही कट ऑफ डेट 2019 से, यानी कि 2019 से पूर्व जिनके 3 संतान हैं वो लोग चुनाव पंचायतों में लड़ सकते हैं, लेकिन नगर निकायों में नहीं लड़ सकते हैं। जबकि दोनों लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ है। इस मामले को चुनौती दी गई थी कि नगर निकायों का जो गठन है वो पंचायतों से ही होता है, इसलिए 2 तरह के कानून उसमें असंगत से हैं और असमानता प्रतीत कर रहे हैं। और जो उसका उद्देश्य है संविधान संशोधन का, उसका अधिनियम के संशोधन का, उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेके याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक जनहित याचिका दायर की गई है उस पर एक जवाब मांगा है और सरकार नियम के अनुसार जो है उसका उत्तर देगी। बाकी न्यायालय के द्वारा जो निर्देश होंगे, तो जैसा कि हम हमेशा न्यायालय का सम्मान करते हैं, उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने किन परिस्थितियों में किया है, हमारी क्या मंशा है, इसको लेकर के सरकार जो है न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने वाली है और मैं समझता हूँ कि न्यायालय भी उसके औचित्य को देखते हुए अपना निर्णय देंगे। नहीं, देखिए, 2 बच्चों का नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए सरकार ने क्या था, लेकिन इस पर लोग जो है कोर्ट गए हैं। अब न्यायालय इस पर निर्णय लेगा। सरकार से जवाब मांग रहा था, आप इसे तर्कसंगत मानते हैं कि? देखिए, जब चाहे पंचायत राज अधिनियम हो चाहे नगर निकाय अधिनियम हो, उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि उस व्यवस्था के तहत जो है जनसंख्या पर एन प्रकरण जो है किसी तरीके से नियंत्रण लगे, तो ये व्यवस्था की गई थी
कि भाई जो प्रतिनिधि चुना जाए वो उस प्रतिनिधि पर जो कुछ बंदिशें होनी चाहिए। अब उसके विरोध में लोग जो न्यायालय गए हैं, वो न्यायालय निर्णय देगा। देखिए, जो सरकार ने ये नियम निकालते रहती है बीच बीच में, मुझे कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात की बू महसूस होती है। क्योंकि अगर सांसद के लिए, विधायक के लिए अगर ये नहीं है तो फिर सिर्फ मेयर, नगर निगम और नगर पंचायत और नगर वो जो पालिकाओं के में ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ जो 2003 में जो नियम बने थे और उसके बाद उस टाइम जो गांव में लोग आते थे, और आज अगर वो नगर पालिका नगर निगम में आ जाते हैं तो उनको फिर 2019 के हिसाब से उनको लेना चाहिए, उन पे वो नियम लागू होना चाहिए, न कि 2003 वाला। उन पे जो 2019 से उन्होंने जो पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव उनका वो नियम लागू होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये पक्षपात महसूस होता है और एक बार इसमें जरूर न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसको एक ही रूप में, एक समान, एक उस धारा पे इसके लिए न्याय होना चाहिए। वहीं इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर जिला पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम बताने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह की ओर से सरकार के इस आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि चुनाव नहीं होने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। याचिका में सरकार के इस फैसले को नियम विरुद्ध बताया गया है। वहीं विपक्ष भी अब सरकार के इस फैसले पर हमलावर हो गया है। सरकार का जो निर्णय है वो अव्यावहारिक निर्णय है। पंचायतों में ठीक है, आप प्रशासक बिठा सकते हैं, लेकिन समय रहते निर्णय लेना चाहिए था। कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप प्रशासक नियुक्त कर रहे हो। कहीं न कहीं सरकार की मंशा में खोट है, सरकार की नीयत में खोट है और वो अदालत में जाना ही था प्रकरण। जिस तरीके से आपने प्रशासकों की नियुक्ति की है, नियमों की अवहेलना करते हुए, अनदेखी करते हुए, सरकार सत्ता का धौंस दिखाते हुए आपने नियुक्तियाँ की हैं, तो निश्चित रूप से उसने अदालत में जाना ही जाना था और हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को आपने प्रशासक बना दिया, आप ही की सरकार ने उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, आप ही की सरकार ने उनको निलंबित करने का काम किया था, आज आप उन्हीं को प्रशासक बना दे रहे हो। तो सरकार का निर्णय जो है बड़ा अव्यावहारिक निर्णय है और एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि इस निर्णय से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है, भ्रष्टाचारियों को पल्लवित और पोषित करने का काम सरकार ने किया है। इसी के तहत राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय पूर्व में लिया था। अभी राज्य सरकार ने एक बार पुनः इस पर मैटर पर विचार किया कि क्या क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान को भी निवर्तमान जो लोग हैं उनको प्रशासक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। चूँकि नियमों में जो संविधान हमारा अधिनियम है, अधिनियम 2016, उसमें इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि किसे बनाया जाएगा। तो इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन लोगों को जो रूटीन के कार्य हैं, दैनिक कार्यों को करने के लिए इनको प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां निकाय आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में खाली पड़े घर और उजड़ते हुए बसेरे एक गहरी गनीमत कहानी बयां करते हैं। यहां के लोग रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण शहरों में पलायन कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के खूबसूरत अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में खाली पड़े घरों की कतारें गमगीन कहानियां बयां करती हैं। यहां रहने वाले लोगों के पलायन की वजह से अब ये गांव उजड़ने की कगार पर है। रोजगार के कम मौकों, टूटी फूटी सड़कों, पानी की किल्लत और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में कमी होने की वजह से गाँव के लोगों के पास बेहतर जिंदगी की तलाश में पलायन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। रोजगार है नहीं, सड़कें है नहीं,
हॉस्पिटल यहाँ है नहीं, तो इस वजह से दिक्कत होती है ना। लोग प्लान करके सर, यहाँ के लोग सारे प्लान करके पूरा गांव का खाली हो गया पूरा गांव। गांव वालों की दिक्कतें सिर्फ इतनी ही नहीं है, इंसान जानवर के बीच संघर्ष जैसी चुनौती से भी उन्हें हर रोज जूझना पड़ता है। निराश लोगों का कहना है कि अपनी मुश्किलों को हल करने की गुहार लगाते लगाते वे थक गए हैं। उनके मुताबिक तमाम दिक्कतों को लेकर अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधियों की चुप्पी से एक के बाद एक पहाड़ी गांव खामोशी से खत्म होते जा रहे हैं। गांव तो खाली हो गया, ये कुछ है न, शिव बाघ जानवर हो गया, बहुत बंदर हो गया, बंदर रोटी जो सब्जी निकाल के ले जा रही। कुछ नहीं है, खाली मजदूरी कर रहे हो दिन भर मजदूरी कर रहे हो, तब भी वो बंदर परेशान कर रहे हैं। हाँ, नौकरी कुछ है नहीं, बेस अब ऐसी है, कुछ नहीं है नौकरी। दिल्ली बम्बई चले गए सब। सर यहाँ तो कुछ नहीं है, जानवर शेर बाघ परेशान कर रहे हैं। गांव में सब खाली हो गए, कोई नहीं है घर में, परेशानी हो गई। हमें तो बहुत डर लगती है, जंगल नहीं जाते, इधर उधर जाने में परेशानी हो रही है। कुछ नहीं है यहाँ, रोजगार कुछ नहीं है, हम कुल्ली काम कर रहे हैं तब पाल रहे हैं बच्चों को। सर ऐसा है कि यहाँ पे एक तो मतलब रोजगार नहीं है, दूसरा रोडें टूटी हुई है। अब वहाँ मतलब नेता जो भी है तो उनको शिकायत करते कोई सुना ही नहीं है, और गाना वो शिकायत नहीं करता कि भाई आगे इनका क्या होगा क्या नहीं होगा है। अभी इधर जंगल है, हम आते हैं जाते हैं तो खतरा 24 घंटा यहाँ भाग का रहता है। हर दिन अपने गांव से कई किलोमीटर सफर कर स्कूल जाने वाले बच्चे जंगली जानवरों से हुई भयावह मुठभेड़ों के बारे में बताना नहीं भूलते। हम 2 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और यहाँ ना ढंग की रोड है ना ढंग की सड़क है। हमारे यहाँ के सभी लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर चले गए हैं और यहाँ पे रोज बाघ माँ कुछ रोज दिखता है। हम रोज पैदल आते हैं। हमारे यहाँ बाघ का बहुत खतरा है, जिसके कारण हमें स्कूल आने में डर लगती है और यहाँ से हम करीब 2 किलोमीटर दूरी रोज तय करते हैं। नहीं, यहाँ रोज बाघ दिखता है और एक बार हमला भी करा था बाघ ने। हमारे गांव में रोड भी नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ के लोग सारे बाहर चले गए। कई लोगों का मानना है कि न सिर्फ अल्मोड़ा बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। देखिए, उत्तराखंड में जिस हिसाब से पलायन हुआ है वो पलायन अभी भी नहीं रुक रहा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड को बने हुए काफी साल हो गए और जो हमारी सरकार की नीतियां हैं वो इस पलायन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि पहाड़ों में जो है सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं थी और वहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, रोजगार उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। अब इन सब चीजों को लेकर पहाड़ के जो युवा हैं वो देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या दूसरे अन्य राज्यों में नौकरी करने जा रहे हैं, तो वो वहीं के होके रह जा रहे हैं। हमारी सरकार ने वहाँ पे कोई जो बेसिक सुविधाएं आम आदमी को सरकार की तरफ से मिलनी थी वो नहीं मिली। लोगों ने चेतावनी दी है कि बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के मौके सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से सही कार्रवाई नहीं किए जाने पर युवाओं का शहरों की ओर लगातार पलायन इन इलाकों को भूतहा गांवों में बदल देगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर बागेश्वर से, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया है कि 2027 तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी कर समाप्त हो जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करते हुए प्रत्येक वर्ष 200 चिकित्सकों को पीजी स्नातकोत्तर डिग्री दिलाई जाएगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार अलग से नई नियमावली तैयार करा रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए विधायक डीएम संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। निर्माणाधीन जिला अस्पताल का कार्य पूर्ण होते ही क्षेत्रीय लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कपकोट व बैजनाथ अस्पतालों को उच्चीकृत किया जाएगा। जिले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज़ पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। हम बागेश्वर ज़िले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पे आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार को
कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर एक नए सफारी जोन कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन का उद्घाटन किया। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार को कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर एक नए सफारी जोन कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन का उद्घाटन किया। मशहूर प्रकृति प्रेमी और लेखक जिम कॉर्बेट के सम्मान में बनाया गया ये जोन पर्यटकों को उनके जीवन और विरासत के बारे में जानने का मौका देता है। उनकी पुस्तकों में जिन जगहों का जिक्र है, ये जोन उन जगहों पर भी ले जाता है। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी को आज 17 तारीख को माननीय वन मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है और कल से इसका सफारी स्टार्ट हो जाएगा। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बस सफारी ही नहीं, हमारा जो पूरा ट्रेल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ कॉर्बेट फॉल्स हो गया, बराती राव फॉल्स हो गया, आयरन फाउंड्री हो गया, यहाँ की छोटी हल्द्वानी, और इसके साथ साथ एक सफारी जोन भी खोल रहे हैं। तो इसका यही ये है कि इसका इम्पोर्टेंस यही रहेगा कि जो रामनगर आते हैं, जो सफारी करते हैं, उनको सफारी करने के बाद 2 दिन के लिए कुछ बचता नहीं है देखने के लिए। तो ये एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे वो लोग आके जो कॉर्बेट अपने बुक्स में लिखे थे उसके बारे में भी देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। रामनगर वन विभाग की ओर से शुरू किए गए पर्यटन क्षेत्र का उद्देश्य जिम कॉर्बेट के जीवन और समय के माध्यम से एक गहन यात्रा के साथ रोमांच को जोड़ना है। उम्मीद है कि नए जोन में ज्यादा पर्यटक पहुंचेंगे। आज कालाडूंगी के लिए भी और मोहन के लिए भी ये 2 नए गेटों की शुरुआत हुई, जिसमें कालाडूंगी वाले में आज करीबन 60 जिप्सियों का संचालन होगा और सैकड़ों लोगों को नेचर गाइड बनकर रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ये जो 22 किलोमीटर की ट्रेल है और कुल मिलाकर के आप देखें तो ये 42 किलोमीटर की ट्रेल थे। यहाँ पर जो हमारे वन्य जीव प्रेमी हैं, जो वन्य प्रेमी हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, उन्हें यहाँ पर लुत्फ उठाने का भी अवसर मिलेगा। नेचर गाइडों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये न केवल पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है वन विभाग का। तो कालाडूंगी जो है कॉर्बेट की अपनी एक कर्मस्थली रही है। कॉर्बेट साहब ने जंगल को लिखा है किताबों में, और ये जो सफारी है बहुत यूनिक सफारी बनाई गई है। इसमें जो है जिम कॉर्बेट ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनको देखने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। और जिम कॉर्बेट का भी यही था सपना कि मेरे जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं इससे जुड़ें और रोजगार करें। और अभी इसमें जो है सफारी के साथ साथ कॉर्बेट का हाउस देखेंगे, कॉर्बेट का गाँव देखेंगे, आयरन फाउंड्री, बोर कैनाल, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो है बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया है। तो बर्डिंग भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रोजगार मिला है, हमें सपोर्ट भी मिल रहा है और साथ वालों का भी मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी सर्किट का उद्देश्य जिम कॉर्बेट के जीवन और समय की यात्रा के साथ रोमांच को जोड़ना है। बहुत अच्छा लग रहा है पहले जोन में जाने में, और अब सोचते हैं, देखते हैं क्या दिखता है जंगल के अंदर। अभी ये जोन खुला है कालाडूंगी में, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है बहुत। हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को सबको टाइगर दिखे, हाथी दिखे, डियर्स दिखे। एक्साइटमेंट है, नया जोन है, तो देखते हैं यहाँ कैसा है। बिल्कुल बहुत अच्छा। ब्रिटिश मूल के जिम कॉर्बेट को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। कॉर्बेट को नरभक्षी बाघों और तेंदुओं के शिकार के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने बाद में अपना जीवन वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे अपनी पुस्तकों के लिए भी मशहूर हैं। इन किताबों में भारतीय जंगल में उनके अनुभव और रोमांच का वर्णन है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।